Good morning, students. Myself Hemant Sharma. Qualifications: MSc in Chemistry, B.Ed, Bachelors of Education. Exam cleared, CSIR NET. Teacher ACA Archana Children's Academy CLC Jaipur. Teaching experience 10 years. Doubt solving educator on SHAG. ऑर्गेनिक टॉपिक्स अगर अपन बात करें, टोटल 9 टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th और 12th में मिलाकर, और हर एक टॉपिक का अपन ने जो है आज डिसाइड करके टोटल 100 आवर्स में इन 9 टॉपिक्स को डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स 15 आवर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 5 आवर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन 10 आवर्स, ऐसे करके टोटल 100 आवर्स में 9 टॉपिक्स अपन ने सम अप किए हैं। आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, उस सारे प्रोसेस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन को ही अपन रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो R2P रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो इसमें केमिकल रिएक्शन में कोई भी स्टेप्स होंगे, हर एक जो है किसी स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। कोई रिएक्शन एक पाथ फॉलो करेगी, किस पाथ के थ्रू ये होगा। एनर्जी चेंजेस होंगे, ओके, स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। तो इन सारी चीजों को अपन जब डिटेल में पढ़ते हैं उसे ही अपन रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं उस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो डिफाइन करेंगे तो अपन बोलेंगे डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन बोल दे या फिर एक्सप्लेनेशन बोल दे, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पाथ बाय विच एनी रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, की रिएक्टेंट किस पाथ के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उस पूरे पाथ का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 स्टेप्स होते हैं। एवरी रिएक्शन मैकेनिज्म हैज 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्टेप बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग। स्टेप थर्ड टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, step fourth types of chemical reaction, which means let's consider a chemical process a अनसैचुरेटेड कोई भी आपने कंपाउंड लिया है, तो देखो अगर इसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी पर्टिकुलर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग वेदर इट इज होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक, आयंस बनेंगे या फिर फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ये डिसाइड करेगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह की हुई है। ओके, थर्ड स्टेप में होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद में इंटरमीडिएट्स बनेंगे। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, रिएक्शंस के दौरान बीच में बनते हैं और इमीडिएटली किसी भी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटरमीडिएट्स जो होंगे ना ही रिएक्टेंट्स होंगे और ना ही प्रोडक्ट्स होंगे, तो इमीडिएटली किसी भी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इंटरमीडिएट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल रिएक्शन में, कि ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते हैं, तो काफी सारी चीजें इंटरमीडिएट डिसाइड करते हैं। तो अपन को इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन लेनी होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो देखो इंटरमीडिएट्स में जैसे कि कार्बोकैटाइन है, अब कार्बोकैटाइन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं है, बस एक ये रिएक्शन के दौरान बीच में बन रहा है। कार्ब एनाइन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, ओके, आपके पास नाइट्रीन है, नाइट्रीन, आपके पास कार्बीन है, आपके पास बेंजाइन है, ये सारी की सारी जो है ये आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, इंटरमीडिएट। और फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए हैं, ये इंटरमीडिएट्स किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वेदर इट इज एडिशन रिएक्शन, ओके, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो कोई से भी टाइप की केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो 4 स्टेप्स में कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड 4 स्टेप है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
सबसे फर्स्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, वो यहां पर अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का है, एक है परमानेंट और एक हो गया टेम्परेरी। टेम्परेरी और परमानेंट ये अपन क्लासिफिकेशन कर पाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के प्रेजेंस या एब्सेंस पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे अपन बोल पा रहे हैं कि परमानेंट इफेक्ट होगा या टेम्परेरी इफेक्ट होगा। टेम्परेरी इफेक्ट में एक ही इफेक्ट होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैपिटल ई के थ्रू इसको सिंबलाइज किया जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट ये कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। परमानेंट जो है इफेक्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखो तीन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, सिंबलाइज करते हैं अपन आई के थ्रू। सेकेंड है मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस, सिंबलाइज करते हैं आर के थ्रू। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंबलाइज करते हैं एच के थ्रू। और इनका जो डोमिनेंसी ऑर्डर है या फिर बोला जाए तो पावर का ऑर्डर है, आर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, देन फिर एच और देन फिर आई। तो आई जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक वीक इफेक्ट होगा। ओके, अब परमानेंट इफेक्ट को अगर अपन को डिफाइन करना है तो किस तरह से करेंगे। देखो जैसे कि मान लो अपन ने पहले एक एग्जांपल लिया था कि ए बी ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और यहां पर सी कोई रिएजेंट है, रिएजेंट। तो जब इस सबस्ट्रेट को कोई रिएजेंट मिलेगा तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कर ले और रिएजेंट रिमूव होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एज सच हो जाए तो वो तो हो गया टेम्परेरी। लेकिन अगर रिएजेंट प्रेजेंट है चाहे रिएजेंट एब्सेंट है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एज सच रहे तो उसको अपन बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट या परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो डिफाइन भी अपन इसी तरह से करेंगे, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट। तो व्हेन रिएजेंट इज रिमूव्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रिटेन एज सच, कि जैसे कि मतलब आपने रिएजेंट रिमूव भी कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एज सच बना रहेगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं चला जाएगा। तो उसको अपन बोलेंगे परमानेंट इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट में जैसे कि अपन ने तीन इफेक्ट पढ़े थे परमानेंट इफेक्ट में, एक पढ़ा था अपन ने, एक देखा था कि रेजोनेंस इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो अपन इसमें तीन इफेक्ट्स में से सबसे जो वीक इफेक्ट है पहले उसको चेक कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट अकर राइज होता ही कैसे, जैसे कि कोई भी कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है, इसमें कार्बन स्केलेटन है और इससे कोई एक हेट्रो एटम आपन ने अटैच कर दिया है। अब ये हेट्रो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। अब देखो हेट्रो एटम से मतलब क्या है कि ये जो Z है ये यहाँ पर ये जो sp3 वाले कार्बन्स हैं एल्केन्स वाले, इनके अलावा ये और कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, एल्कीन एल्काइन, ये कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई लिविंग ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है, कोई कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, इस तरह के ये Z हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको अपन बोल देंगे हेट्रो एटम और हेट्रो ग्रुप। तो इस हेट्रो एटम और ग्रुप की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और इस डिस्प्लेसमेंट को ही अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस किस के बीच में आएगा, इन बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बन चेन, कि जैसे ये कार्बन चेन है इसका कोई भी कार्बन एटम, एंड हेट्रो एटम। हेट्रो एटम किसको कर रहे हैं अपन, Z को Z से सिंबलाइज कर रहे हैं। हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अपन ने ये लिया, तो देखो इसमें लिया तो यहां पर ये कार्बन्स है, तो इस किसी भी कार्बन को लिया और ये Z की जगह अपन ने क्या लगाया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अपन ने डेल्टा X से मेंशन किया है
और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से ही जो बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड, इस बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शियल शिफ्ट होंगे पर परमानेंट होंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सेकंड वाले पर, दूसरे वाले पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे अगर मान लो फ्लोरीन अपन यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, तो फ्लोरीन और कार्बन में कार्बन पर आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर देखो कार्बन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा है। अगर पॉलिंग स्केल को कंसिडर करें तो यहां पर ये 2.5 होगा पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, और ये होती है 4.0 पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कार्बन से काफी ज्यादा है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण से बॉन्ड हो जाएगा पोलर, और इस पोलरिटी इफेक्ट से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा उसे ही अपन क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमेना है, विच मींस कि जैसे ये हीट्रो एटम है, हीट्रो एटम से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो यहां पर मैंने फ्लोरीन को 1 मार्क कर दिया, तो ये 1-2 पोजीशन हो गई, ये 1-3 पोजीशन हो गई, ये 1-4 पोजीशन हो गई, और 4 पोजीशन के बाद अपन इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करते ही नहीं है। तो 1-2 पोजीशन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा, 1-3 पोजीशन में थोड़ा सा वीक हो जाएगा, 1-4 पोजीशन में और वीक हो जाएगा, और 1-4 पोजीशन के बाद तो अपन इसको कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, उसे ही अपन इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानेंगे, उसे ही इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। अब यहां पर ये जो डेल्टा एक्स अपन ने मेंशन किया है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो अब की पॉइंट्स क्या है, किसी भी इंडक्टिव इफेक्ट के की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहली बात है ये परमानेंट इफेक्ट है, चेक कर चुके हैं अपन, ये परमानेंट इफेक्ट है कि परमानेंट मतलब रिएजेंट है, चाहे रिएजेंट रिमूव हो गया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये एज सच रहेगा। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिना है। डिस्टेंस डिपेंडेंट से मतलब थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि Z जो है हीट्रो एटम, Z से अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, Z से अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो इंटेंसिटी जो है आई इफेक्ट की इंटेंसिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिना है। फोर्थ स्टेप में है ऑपरेट्स ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर ऑपरेट होता है, और ये अपन एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ऑपरेट्स ओनली मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड अपन ने लिया है उसके खुद के प्लेन में ही ऑपरेट होगा, अनलाइक रेजोनेंस। रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है ये मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन जो सिग्मा जो है इंडक्टिव इफेक्ट है ये मॉलिक्यूलर प्लेन में ही लगता है, प्लेनर स्ट्रक्चर्स में लगता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज अ वीक इफेक्ट। बिल्कुल अपन देख चुके हैं कि जो डोमिनेंसी ऑर्डर होता है रेजोनेंस, देन फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो ये ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस के कारण से बस ये ऑर्बिटल्स थोड़े से डिफॉर्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा फैल जाएगा बस, लेकिन ऑर्बिटल्स कभी भी स्विच नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल में था और ये दूसरा एटम तो इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑर्बिटल्स में सेम में ही रहेंगे, जिस भी एटम के जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देखो सिग्मा बॉन्ड्स कौन बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसी में रहेंगे, दूसरे एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं चले जाएंगे। ओके, तो ऑर्बिटल्स स्विच नहीं होंगे। और सबसे लास्ट है फॉलो डीएनपी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें फॉलो डीएनपी रूल। डीएनपी मतलब डिस्टेंस, नंबर्स एंड पावर। ये डीएनपी रूल का मतलब ये है कि ये
इस डोमिनेंसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं कि अगर जैसे इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, केमिकल रिएक्शंस, काफी सारे के क्वेश्चंस इससे इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व होते हैं, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की, ये काफी सारी चीजें इससे सॉल्व होती है। तो इसमें जब भी आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है डिस्टेंस को, कि हेटेरो एटम से डिस्टेंस कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको नंबर्स, नंबर्स में मतलब कि कितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कितने नंबर्स में लग रहा है, एक नंबर केवल एक ही इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है एक ही ग्रुप के कारण से, या 2 ग्रुप्स लगा रहे हैं या 3 ग्रुप्स लगा रहे हैं, तो वो अपन को इसमें चेक करना है। और थर्ड पॉइंट चेक करना होता है पावर। पावर से मतलब कि जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन उन ग्रुप्स को देखेंगे, किसी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगता है, किसी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कम लगता है, तो जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगता है उसकी पावर ज्यादा होगी। तो पावर लेकिन हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी रहेगी, लीस्ट डोमिनेंट फैक्टर रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा डिस्टेंस। तो ये हमेशा डीएनपी रूल फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का है। जो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई से मीन जैसे कि मान लो कोई भी कार्बन स्केलेटन है, इससे कोई ग्रुप अटैच है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस कार्बन स्केलेटन की तरफ ज्यादा है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है जी ग्रुप के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन स्केलेटन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन जी पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन स्केलेटन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन स्केलेटन की तरफ शिफ्ट हुए हैं ना, तो अपन क्या बोल देंगे, इस जी का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए कार्बन स्केलेटन की तरफ, तो इस केस में इसका बोला जाएगा कि प्लस आई इफेक्ट है। और एट द सेम टाइम मानो कुछ ऐसी कंडीशन है, कार्बन स्केलेटन से कोई ग्रुप जुड़ा है और ये क्या कर रहा है, कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन स्केलेटन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस केस में इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बनेगा और इसको बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो कोई भी जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, इसके 2 तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है ये कार्बन स्केलेटन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करे, हो सकता है ये कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर ले। तो रिलीज करेगा तो इसको प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा और विड्रॉ करेगा तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा। तो जो कोई भी आई इफेक्ट है ये 2 टाइप का हो सकता है, प्लस आई, तो प्लस आई ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ERE, और माइनस आई ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर, पावर का ऑर्डर क्या होगा, जो अपन देखा था ना पावर डीएनपी में, तो पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, अगर प्लस आई का देखा जाए यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का देखा जाए तो CH2 माइनस सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, देन NH माइनस, O माइनस, देन 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप्स, R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, CH3 और 0 डिग्री एल्काइल ग्रुप। एंड माई ऑर्डर ऑफ माइनस आई या माइनस आई का पावर क्या होगा, माइनस आई का पावर होगा NF3 प्लस सबसे ज्यादा, देन फिर NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN साइनाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ईस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप्स है। ये ईस्टर, OR आएगा ईथर के लिए, ईथर, हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 ग्रुप, अमाइंस के लिए आएंगे NH2 ग्रुप अमाइंस, एल्काइन या एसिटिलीन, PH आएगा फेनिल रिंग के लिए। फेनिल रिंग क्या होगी कि जैसे कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को सिंबलाइज किया जाता है C6H6, अब इससे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इससे एक H फ्री हो जाए तो ये बन जाएगा आपके पास, कहीं से भी एक वैलेंसी फ्री कर दी तो ये बन जाएगा C6H5 और इसको बोला जाएगा फेनिल। तो फेनिल हो गया, देन फिर आपके पास क्या हो गया, इथीन हो गया। तो ये ऑर्डर रहेगा प्लस आई और माइनस आई का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय।